सच्ची कहानियां सुनाने के सिलसिले में आज मैं आपको एक बहुत अमीर या कहना चाहिए दुनिया के अब तक के सबसे अमीर पैसे वाले डॉन की कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी में कई ऐसे पड़ाव आएंगे जब मैं आपको उसके पैसे के बारे में बताऊंगा, लेकिन कहीं से भी मेरा इरादा उसको ग्लोरीफाई करने का नहीं है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इतना पैसा होने के बावजूद भी उसका अंत कैसा हुआ। इसलिए जब मैं उसके पैसों के बारे में बात करूंगा तो उस पर इस तरह से सोचने की ज़रूरत नहीं है कहानी सुनते वक्त कि इतना पैसा। सच बात तो यह है कि कितना भी पैसा हो, अगर कर्म अच्छे ना हो तो वो पैसा भी काम नहीं आता। वो बात अलग है कि आज वो डॉन जिंदा नहीं है और उसकी जो फैमिली है वो आज भी बहुत शान और शौकत के साथ, बहुत पैसों के साथ अपना जीवन बिता रही है। चलिए मैं आपको कुछ ग्लिम्पसेस बताता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि मैं किस तरह के व्यक्ति की बात कर रहा हूं। ये एक ऐसा शख्स था जिसकी एक दिन की कमाई 400 करोड़ रुपए थी, यानी एक दिन में 400 करोड़ रुपए कमाता था। एक ऐसा शख्स था जिस पर 5 से 6 हजार लोगों के मर्डर का इल्जाम था। ये एक ऐसा शख्स था जिसकी कुल कमाई का 10% हिस्सा तो चूहे कुतर जाते थे, क्योंकि ये किसी बैंक में पैसा रख नहीं सकता था। इसने नगद डॉलर्स रखने के लिए बहुत सारे गोडाउन्स बनवाए थे। एक वक्त ये भी आया कि गोडाउन्स भर गए थे, इसे गड्ढा खोदकर जमीन के नीचे पैसा दबाना पड़ा। ये वो शख्स था जो पनडुब्बी के सहारे ड्रग्स भेजा करता था, और पनडुब्बियां इसकी होती थी। जिस आइलैंड से चलती थी वो आइलैंड भी इसका होता था, और वहां इसके अपने पानी के जहाज और अपने हवाई जहाज सब होते थे। एक वक्त यह था कि ये जिस देश को बिलोंग करता था उस पर जितना कर्ज था, इसने कहा मैं एक चुटकी में आपका सारा कर्ज चुका सकता हूं, शर्त यह है कि मुझे मेरे सारे गुनाह माफ हो। और वो कर्ज जानते हैं कितना था? वो कर्ज 5 खरब रुपयों से भी ज्यादा था। इसकी नेटवर्थ की वजह से 1989 में जो फोर्ब्स मैगजीन आती है, जो दुनिया भर के रईसों की लिस्ट जारी करती है, उस फोर्ब्स मैगजीन ने 1989 में इसका नाम दुनिया के 7वें सबसे रिच पर्सन के रूप में लिखा था। उस वक्त इसकी जो कुल संपत्ति थी वो थी 30 बिलियन डॉलर्स। उस वक्त, आज की डेट में वो 30 बिलियन 64 बिलियन डॉलर होगा, और अगर मैं आपको हिंदुस्तानी रुपए में बताऊं तो करीब 15 खरब रुपयों से भी ज्यादा की संपत्ति। उसको यह अंदाजा ही नहीं था कि उसके पास पैसा कितना है। और एक वक्त यह था कि इस प्लेनेट पर, मैं प्लेनेट की बात कर रहा हूं, देश की नहीं, इस प्लेनेट पर सप्लाई होने वाली कोकीन का 80% हिस्सा सिर्फ वो सप्लाई करता था। एक वक्त यह भी था कि वो एक दिन में 15 टन कोकीन भेजता था। अमेरिका जैसे देश में वो 80 टन कोकीन हर हफ्ते भेज देता था। और उसके नाम यह भी रिकॉर्ड है कि उसने एक बार में 30,000 टन कोकीन भेजी थी, एक दिन में, एक डील में। मैं बात कर रहा हूं पाब्लो एस्कोबार की। पाब्लो एस्कोबार की कहानी यह है कि उसका जन्म हुआ था कोलंबिया के रियो नेग्रो शहर में 1 दिसंबर 1949 को। 3 भाई थे, माता पिता बेहद गरीब थे। बचपन तंगहाली में गुजरा। एक बार स्कूल से सिर्फ इसलिए वापस भेज दिया गया क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे, जूते पहनने को पैसे नहीं थे, जूते खरीदने को पैसे नहीं थे। पढ़ाई में ठीक ठाक था, अच्छा था, कॉलेज तक पहुंचा, और एक बार कॉलेज भी छोड़ना पड़ा क्योंकि फीस देने के पैसे नहीं थे। और 18 साल की उम्र तक आते आते उसे यह एहसास हो गया था कि पैसा बहुत ज़रूरी है, और फिर उसने पैसा कमाने के हर गलत रास्ते का इस्तेमाल किया। उसने शुरुआत में कब्रिस्तान में उन पत्थरों की चोरी की जो अक्सर लोग अपने परिवार के किसी मरने वाले सदस्य की याद में बड़ा खूबसूरत सा पत्थर लगा देते हैं। ये रात में कब्रिस्तान जाता,
और वो खूबसूरत पत्थर निकाल कर लोगों को बेच देता, तस्करों को। इसने नकली लॉटरी टिकट भी बेचे, गाड़ियां चुराई, चोरियां की। फिर इसने उस जमाने में एक अपहरण किया और उस अपहरण के बदले उसे उस जमाने में जो उसका शुरुआती दिनों का क्राइम माना जाता है, $1,00,000 इसने फिरौती ली थी। लेकिन इसको जो लोगों ने जानना शुरू किया वो एक हत्या थी, जिसके बाद ये जाना गया। कोलंबिया में एक ड्रग सप्लायर था, उसे 14 किलो ड्रग सप्लाई करना था। ये उसे करने वाला था, किसी बात पर कहासुनी हुई और इसने उसको मार डाला। और उसके बाद लोगों के बीच इसकी दहशत बैठ गई। अब इसको समझ में आ गया कि अगर मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है तो ड्रग की तस्करी ही एक तरीका हो सकता है। और कहते हैं कि फिर उसके बाद इसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। ये पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क फैलाता चला गया। अपने देश में तो इसका दबदबा था ही, कोलंबिया में। और हालत ये थी कि ये उस वक्त अपने किसी भी कंसाइनमेंट को पकड़े जाने पर कितनी भी रिश्वत देने को तैयार हो जाता था। शर्त यही होती थी, या तो रिश्वत लो या फिर जान ले लेंगे। इसके ऊपर केसेस भी जो हुए तो उसने सीधे सीधे जज को भी रिश्वत ऑफर कर दी, और जिस जज ने रिश्वत ली वहां तक तो ठीक, जिसने नहीं ली उसको कुछ दिनों में खत्म कर दिया। इसीलिए मैंने आपको बताया कि 5 से 6 हजार कत्ल का आरोप था। इसकी कमाई का आलम यह था कि जब महीने में नोट गिने जाते थे और उनके बंडल बनाने के लिए रबर बैंड की जरूरत पड़ती थी, तो हर महीने $1,000 के सिर्फ रबर बैंड आते थे। हर दिन 400 करोड़ की कमाई नकद में, कैश में, जिसको इसे किसी बैंक में नहीं रखना था। हालांकि इसने अपनी छवि एक रॉबिन हुड की भी बनाई और गरीबों की मदद करता था, लेकिन गरीबों की मदद करने का एक बहुत बड़ा कारण यह था कि 10% पैसा तो इसका वैसे भी चूहे को उतर जाते थे। यानी हर रोज जो 400 करोड़ आता था उसमें से 40 करोड़ रुपया चूहे को उतर जाते थे। और इसके जीवन की एक घटना ऐसी है, इसको एक बेटा और एक बेटी हुए। अपनी बेटी के साथ एक दिन ये कहीं जा रहा था, सर्दी का मौसम था, सर्दी बहुत थी। किसी तरह सर्दी दूर भगानी थी, आसपास लकड़ी और वगैरह कुछ भी नहीं था। इसकी गाड़ी में कुछ पैसा पड़ा हुआ था, इसने उस पैसे में आग लगा दी। जानते हैं वो कितना पैसा था? वो करीब 13 करोड़ रुपए थे। उसने 13 करोड़ रुपए में आग लगाकर सिर्फ अपने हाथ सेकने का काम किया। ये सारी बातें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं ताकि मैं आपको अंदाजा दे सकूं कि उसका क्या लेवल था पैसे के मामले में। लेकिन उसके बाद उसका क्या हश्र हुआ वो भी आपको बताऊंगा। एक वक्त ऐसा आया कि उसने अपना एक आइलैंड खरीद लिया। उस आइलैंड से रिमोट के जरिए पनडुब्बियां चलाता था, पनडुब्बी से सप्लाई करता था पूरी दुनिया में, स्पेन में, यूरोप में, अमेरिका में। अपने हवाई जहाज चलाता था ये, उसमें कोकीन जाता था। जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट जाते थे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयरलाइंस के, उनके टायरों में भरकर ये ड्रग्स भेजता था। और जो उस हवाई जहाज को चलाने वाला पायलट होता था उसे ये पर ट्रांजैक्शन, पर फ्लाइट $5,00,000 देता था। इसका आलम यह था कि उस वक्त एक सिविल वॉर की स्थिति भी बनी हुई थी और बहुत हद तक इंटरनल करप्शन भी था, जिसकी वजह से पकड़ा नहीं जा रहा था। हर जगह बहुत पैसा ऑफर करता था। इसकी असली दिक्कतें तब शुरू हुई जब ये अमेरिका में वांटेड हो गया। अमेरिका में वांटेड होने के बाद इसको ये लगा कि अब मेरी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो इसने एक ऑफर तो ये दिया अपनी सरकार को कि आपके ऊपर कर्ज है $10 बिलियन का, जो करीब 5.5 खरब रुपए होते हैं, मैं आपको ये दे देता हूं और उसके बाद फिर मेरे गुनाहों के सारे हिसाब खत्म कर दिए जाएं। खैर ये बात नहीं मानी गई। खैर फिर अपने कोशिशों से ये एक वहां की जो लेबर पार्टी थी उसमें शामिल हो गया, वहां का सांसद भी बन गया। और एक दौर ये भी आया इसके जीवन में कि स्पेन में, जहां ये वांटेड क्रिमिनल था क्योंकि ये बहुत सारे ड्रग सप्लाई कर रहा था, ये उसी देश स्पेन में गया अपने देश को रिप्रेजेंट करता हुआ, क्योंकि अपने देश का सांसद बन गया था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया था। जैसा हमारे देश में भी होता है कि बहुत से वांटेड अपराधी राजनीति में आ जाते हैं, फिर वही पुलिस वाले
जो आपको पकड़ रहे होते हैं वो आपकी सेवा में लग जाते हैं। खैर, अमेरिका में वांटेड होना, इसके लिए सबसे बड़ा एक डर था कि मैं अमेरिका में वांटेड हूं, अब अमेरिका मुझे नहीं छोड़ेगा। इसने इस हद तक अपना दबदबा कायम कर रखा था अपने ही देश में कि इसने अपने देश में वो जो प्रत्यर्पण का कानून था कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोलंबिया में रहता है और उसने अमेरिका में अपराध किया है, तो कोलंबिया और अमेरिका के बीच ये प्रत्यर्पण संधि थी कि हम उस व्यक्ति को आपको सौंप देंगे। इसने अपने स्तर पर अपने देश में उस कानून को खत्म करवाया। जब इसे लगने लगा कि मैं बुरी तरह फंस चुका हूं, तो इसने अपने देश में उस कानून को खत्म करवाया और ये कहा कि मैं जेल में रहूंगा, लेकिन वो जेल भी मेरी बनाई हुई होगी। और उसने एक बहुत आलीशान जेल अपने लिए खुद बनवाई, जिसमें वो करीब 1 साल ही रहा, क्योंकि 1 साल के बाद जो हुआ वो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। लेकिन ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो इसलिए थी कि आपको अंदाज़ा लग सके कि इतना सारा पैसे कमाना भी एक दिन उसके काम ना आया, क्योंकि अमेरिका ने यह तय कर लिया था कि इसको हम खत्म कर देंगे, क्योंकि इसने हमारे देश में इतना कोकीन भेजा है, इतना ड्रग्स भेजा है, इसने हमारे यूथ को तबाह कर दिया है। आप सोचिए, हर हफ्ते 80 टन, 15 टन तो रोजाना जाता था पूरे दुनिया में कोकीन और ड्रग्स। अमेरिका ने एक सौदा किया कोलंबिया की सरकार के साथ। अमेरिका को पता था ये कोलंबिया में एक अपनी ही बनाई आलीशान जेल में रह रहा है, प्रत्यर्पण संधि वाला कानून भी निरस्त करा दिया है। अमेरिका ने एक डील की कोलंबिया सरकार के साथ। हालांकि कोलंबिया सरकार भी इससे काफी दबाव में आती थी, क्योंकि इसके पास पैसा इतना था, जहां तहां ये पैसा ऑफर करता था और बहुत खुले हाथों से पैसा ऑफर करता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं 400 करोड़ रुपए जो शख्स रोज कमाता है उसकी कोई लिमिट और सीमा क्या होगी। एक सर्च ब्लॉक नाम की टीम बनाई गई अमेरिका की मदद से और ये कहा गया कि हम इसको खत्म करना चाहते हैं। ये उन दिनों की बात है जब ये जेल में था। इसे जेल में इस बात की भनक लग गई, क्योंकि वो जेल तो था नहीं, वो इसी का बनाया हुआ अपना महल था, जिसमें अपनी मर्जी से अपनी सारी आलीशान जरूरतों के साथ वहां रहता था। ये जेल से निकल गया, लेकिन सर्च ब्लॉक ने इसको ढूंढ निकाला और कहते हैं कि सर्च ब्लॉक की टीम वहां पहुंच गई जहां पर ये था। एक खास टेक्नोलॉजी से पता लगाया गया था ये कहाँ है, रेडियो टेक्नोलॉजी से। और फिर सर्च ब्लॉक की टीम ने इसके सर में गोली मार दी। कहते हैं कि उसको कान के ऊपर गोली लगी थी। लेकिन इस कहानी को लेकर भी 2 बातें कही जाती हैं। जाहिर है कान के ऊपर गोली लगने से इसकी पाब्लो की डेथ हो गई, और इसकी डेथ में करीब कहते हैं उस वक्त 35,000 लोग शामिल हुए थे, क्योंकि ये वो लोग थे जिसकी इसने मदद की थी। वो लोग उसको रॉबिन हुड की तरह मानते थे। इसकी मौत के 2 दिन बाद इसकी मां ने इसकी कब्र को खुदवाया, क्योंकि उनका यह कहना था कि पाब्लो ऐसे नहीं मर सकता। और फिर बाकायदा इसका वीडियो बनाया गया और उनको पता लगा कि हाँ ये वाकई इसकी डेथ हो चुकी है, तब उसको फिर से कब्र में दफना दिया गया। लेकिन इसके बेटे ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, सिंस ऑफ माई फादर के नाम से, आप देख सकते हैं। उसमें कहा गया, इसके फैमिली मेंबर भी इस बात को मानते हैं कि पाब्लो ने कहा था कि अगर कभी ऐसा मौका आया कि मैं घिर गया हूं सब तरफ से, तो मैं खुद को गोली मार लूंगा, मैं पुलिस की गोली से नहीं मरूंगा। और जिस जगह इसको गोली लगी थी कान के ऊपर, तो वो जगह भी ऐसी होती है कि शायद खुद को गोली मारी हो। खैर, ये बात आज तक नहीं कोई जानता है कि किसकी गोली से इसकी मौत हुई। बहरहाल कहने का मतलब ये है, आपको कहानी मैंने इसलिए सुनाई है ताकि आप ये समझ सकें कि कोई भी व्यक्ति जब गलत काम करता है, कितना ही पैसा क्यों ना कमा ले, सरकार को खरीद ले। इसने यहां तक किया कि एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था, उसका मर्डर कर दिया। मतलब ये अपने देश में बिल्कुल खुला घूमता था, जहां जैसे जो मर्जी आती थी करता था, हर बात के लिए रिश्वत दे देता था, हर काम अपने हिसाब से चलाता था, जो चीज समझ में आती थी उसको तुरंत खरीद लेता था और उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करता था। एक बार का किस्सा तो उसका ये भी है कि इसको कोई कंसाइनमेंट पहुंचाना था, इसने एक एरोप्लेन खरीदा, खुद गया, उसमें कंसाइनमेंट पहुंचाकर आया वापस, और सबूत ना हो कोई, इसके लिए उसने पूरा एरोप्लेन ही उसने डिसमेंटल कर दिया और उसके टुकड़े यहां तहां कर दिए। तो मुझे जो इसकी कहानी से समझ में आया और जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इंसान को यह लगता है जिनके पास पैसा नहीं होता
और हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि भाई पैसा कमा लें, पैसा हमारे ज़रूरत के वक्त काम आएगा या हमारे लिए एक सुविधा का कारण बनेगा। लेकिन अगर कर्म अच्छे नहीं होंगे और इतना पैसा खराब कर्मों से कमाया जाएगा तो ऐसा पैसा भी काम नहीं आता है। एक बेटी है से जिसके बारे में कहते हैं कि शायद उसको सुनने में दिक्कत है। एक बेटा है इसका जो आर्किटेक्ट है और अर्जेंटीना में रहता है। शादी इसने 1976 में की थी, बहुत छोटी उम्र की लड़की, 15 साल की लड़की के साथ की थी और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। कहा यह जाता है कि आज भी इसकी फैमिली को इसके बहुत सारे ऐसे छुपे हुए धन के बारे में पता है जिसे खर्च करके वो आज भी आराम से जी रहे हैं, क्योंकि इसकी मौत के बाद जो संपत्ति, इसकी बड़ी बड़ी संपत्ति थी, जैसे इसका आइलैंड, इसके जहाज, इसकी पनडुब्बियाँ, इसके पास एक चिड़ियाघर भी था जिसमें ऐसे ऐसे एनिमल्स थे जो उसके पूरे देश में कहीं नहीं पाए जाते थे। तमाम चीज़ें, रिजॉर्ट वगैरह, वो तो सब सरकार ने जब्त कर ली, लेकिन कहते हैं कि कुछ पैसा ऐसा है, कुछ मतलब कई खरब डॉलर हो सकते हैं वो, जो सिर्फ इसकी फैमिली को ही पता थे और वो लोग आज भी उस पैसे को खर्च करके एक बहुत सुखपूर्वक जिंदगी जी रहे हैं इसके जाने के बाद भी। तो सारी बातें आपको मैंने इसलिए बताई, एक तो आप दुनिया के सबसे अमीर डॉन के बारे में जान पाएं, उसका हश्र कैसा हुआ, उसने कितना पैसा कमाया, फिर वो पैसा भी काम नहीं आया, सरकार को खरीद लिया था, कानून बदलवा दिए थे, खुद सरकार में घुस गया था, हर तरह से सब कुछ खरीद लेता था, लेकिन फिर भी पाब्लो का जो अंत हुआ वो हमें बताता है कि इंसान कितना ही भाग ले, लेकिन अगर एक बार उसने गलत कर्म किए हैं तो फिर कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती। आप मुझे बताइएगा कि क्या आप और भी इस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा ऐसी कहानियां और आपके लिए निकाल कर लाऊं, ताकि हम लोगों को इन कहानियों के जरिए कोई ना कोई संदेश दे सकें।